तो आप लोगों का 11th का सबसे लास्ट चैप्टर देखा जाता है। एनसीईआरटी में अलग से सेक्शन नहीं दिया हुआ है, बट एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एनसीईआरटी में कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या काम करता है? तो जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी रूट आते हैं, बस उतना ही है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ना चाहिए हम लोगों को, जो एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे पूछा जाता है। पर एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपके लिए नया नहीं है मतलब कि एटलीस्ट आपको एटलीस्ट इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आइडिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स कैसे निकालते हो, सारी बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने ax² + bx + c = 0। ये एबीसी को क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? एबीसी क्या होता है? कोएफिशिएंट। एबीसी क्या होता है? कोएफिशिएंट। जैसे x² का कोएफिशिएंट x है, a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, c x⁻0 का कोएफिशिएंट है, करेक्ट? अगर फैक्टराइज हो रहा होगा तो आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो आप लोग इसके रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लोगे, ये करते हो। पर अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो फॉर्मूला है आपकी माइनस जिसका फॉर्मूला बोलते हो x = -b ± √(b²-4ac/2) वो आया कहाँ से? पहले आपका 10th में पढ़े थे ना क्वाड्रेटिक का सनाई पर 10th में। तो पहले आपका 10th का लेवल को चेक कर लेते आपको कितना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाएगा आप लोग। तो मुझे बताओ ये x की जो वैल्यू है ये जिसका फॉर्मूला बोलते हैं ये आई कहाँ से बना? ऐसे तो बना होगा, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही आ गया। आपको कैसे पता चला कि भाई मुझे अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो मुझे इसका यूज करना है? तो होगा ना कंसेप्ट। कैसे? आपको 10th में कौन सा डिफरेंशिएशन होता है? डिफरेंशिएशन का रूल्स थोड़ी ना मिलता है आपको। तो 10th में जो पता चले तो वही पूछ रहा हूँ मैं आपको। 11th और उसकी तो बात ही नहीं करी। तो 10th में पढ़ाया जाता है, मतलब पता होना चाहिए, पढ़ाया भी जाता होगा कि भाई ax² + bx + c = 0 के रूट्स अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आपको रूट्स निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करनी चाहिए। एक फॉर्मूला बनाने मतलब बनी कैसे वो भी तो पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए? मुझे पता है कि हम लोग भी तो ऐसे थोड़े कि मैं भी डायरेक्टली पढ़ा कर, मैंने भी तो कभी 8th 9th 10th किया होगा, हम लोग को तो सिखाया जाता था उस टाइम पर कि भाई ये बनता कैसे, तो पूरा डेरिवेशन होता था कि फॉर्मूला कैसे आती है। तो इसमें सारे कंसेप्ट बनते हैं ऑलरेडी कैसे बनता है नहीं है तो क्लियर करके भी आ गया। इसलिए 11th तक की पढ़ती है। ax² + bx + c = 0 है भाई। अगर ये फैक्टराइज ये जो है ना वो कोई फॉर्मूला है भी नहीं। पहली बात तो ये और ये एक ही चीज जैसा आया होगा ax² + bx + c है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आपको? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो पैराबोला में इतने सारे मतलब कॉनिक सेक्शन में हमने बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर बना लिए। तो पहला स्टेप क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो? सबसे फर्स्ट स्टेप 2x² - 3x + 5 = y। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? पहला स्टेप डिवाइड बाई 2। पहला स्टेप तो क्या होता है? x² के साथ कोएफिशिएंट नहीं रखते हैं, तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? डिवाइड बाई a करोगे ना फर्स्ट स्टेप, तो x² तो अकेला होना चाहिए। तो x² अकेला होना चाहिए तो हम क्या करेंगे? a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये x² + b/ax + c/a = सामने 0 है तो ठीक है, 0/समथिंग 0 हो जाएगा, करेक्ट? अब इसको किसके साथ इक्वेट कर देते हैं? ये हमारे मिडिल टर्म का काम करेगा तो किसके साथ इक्वेट होगा? 2hx। तो 2hx के साथ इक्वेट करोगे h की वैल्यू कितनी? 2hx के साथ अगर इक्वेट करोगे तो आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b/2h। आपको h चाहिए, आपको h² चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो क्या ऐड करोगे?
क्या ऐड करेंगे, बी स्क्वायर बाई 4a², तो बी स्क्वायर बाई 4a² दोनों तरफ ऐड करोगे, बी स्क्वायर बाई 4a² दोनों तरफ ऐड किया, c बाई 8 को इस तरफ शिफ्ट करना, किसका स्क्वायर है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पर एलसीएम क्या है, 4a², तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a², बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। ये जब स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या आएगा, स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस भी आएगा, तो क्या बना यहाँ पर, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये प्लस डी बाई 2a जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस डी बाई 2a, तो माइनस डी बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों कैल्शियम सेम है। तो यहाँ से अब हमें पता चलता है कि x की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, जिसका फॉर्मूला बोलते हो, एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें से x को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो इक्वेशन मतलब सिर्फ x पता करना, तो मैंने किसको सब्जेक्ट बना लिया, x को सब्जेक्ट बना लिया। x को सब्जेक्ट बनाना होगा तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनना, इससे ये फॉर्मूला बने, जिसको हम लोग आप लोग फॉर्मूला बोलते हैं। अदर में वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बस हमने ऑलरेडी इक्वेशन से x को सब्जेक्ट बनाया क्योंकि x हमें पता है, ठीक है। और उसी से फिर आप लोग जब यहाँ पहुंचते हो, फिर आप लोग ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज करके नंबर ऑफ रूट्स बताते हो, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताते हो कि भाई अगर किसी इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स पता करना है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेना चाहिए, सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो टी की वैल्यू से पता चलता है, टी अगर आप लोगों का टी पॉसिबिलिटी टी ग्रेटर देन 0 आएगा, टी इक्वल टू 0 आएगा और टी लेस देन 0 आएगा। टी ग्रेटर देन 0 आएगा हम क्या बोलते हैं, अगर टी ग्रेटर देन 0 है तो उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो आ ही सकती है, और पॉजिटिव वैल्यू तो एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार, हम लोग बोलते थे डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, करेक्ट। डी अगर 0 आ गया, डी अगर 0 आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 आएगा, इसका क्या मतलब होगा, रूट्स तो 2 ही होंगे बट दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे, तो रियल एंड इक्वल एंड रियल रूट। और फिर यहाँ पर जब डी लेस देन 0 आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स करना आता है, कि अगर नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, पर अगर नेगेटिव आए तो हम लोग बोलते हैं इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, तो फिर कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और जब हम इमेजिनरी रूट की बात करते थे तो जब यहाँ पर इमेजिनरी रूट आएगा तो वो इमेजिनरी रूट एक बार प्लस के साथ भी आएगा और एक बार माइनस के साथ आएगा। तो क्या पता चला हमें, किसी भी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन फेज, कैसे फेज बना, क्योंकि एक बार प्लस के साथ भी बनता होगा और एक बार माइनस के साथ भी बनता होगा, सही है। इसलिए इमेजिनरी रूट्स के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स कभी भी ऑड नंबर में नहीं होता है, वो जब भी होगा तो हमेशा वो जोड़ी में ही चलेगा। अगर मुझे पता है कि मेरा एक रूट 2 + 3i है, तो फिर मुझे दूसरा रूट पता करने की जरूरत नहीं, वो पता ही है कि क्या होने वाला है, 2 + 3 होगा तो दूसरा रूट 2 - 3i होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स कब होंगे, तो मैंने अपना 11 चालू नहीं किया, उनको फाइन 11 चालू नेचर ऑफ रूट्स आप 11 स्टेज में पढ़ लेते हो, राइट। अब अगर आपका रूट्स अगर रियल है, रियल के 2 पार्ट, रेशनल है इरेशनल, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स कब होंगे, तो कितना सिंपल सा बात है भाई, रेशनल रूट्स कब होंगे, बी स्क्वायर - 4ac जो परफेक्ट स्क्वायर है। भाई रेशनल रूट्स होने के लिए क्या नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए। रूट कब नहीं आएगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर - 4ac
in a perfect square and quadratic equation is rational roots. अच्छा, ये ऐसा कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जिसका एक रूट रेशनल हो और एक रूट इरेशनल हो? अच्छा, एक बार आया था वेरिएबल में कैसे, जैसे नॉर्मली बच्चों को कैसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आता है तो दिक्कत आती है, जैसे एक स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स बताना था। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स ऑलवेज पेयर में ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स मैक्सिमम बच्चे लोग उन सब लोगों ने ट्रू लिखा है, जबकि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। आपने कैसे बोला फॉल्स? क्योंकि देखने में तो ऐसे ही लगता है कि इरेशनल रूट हमेशा जोड़ी में ही होता है। इरेशनल रूट कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4 के परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे रूट के अंदर 5 आया, इरेशनल रूट होगा, तो फिर प्लस के साथ भी आएगा माइनस के साथ भी आएगा, तो पेयर में आएगा। अगर एक रूट अगर मेरा अगर सपोज ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0, अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ, डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, मैं इस फॉर्मूला की हेल्प लेता हूँ, तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। इसका एक रूट कौन सा है? -3 प्लस रूट 5 बाई 2, तो दूसरा रूट कौन है? -3 माइनस रूट 5 बाई 2। ये तो जोड़ी भी है, जैसे इमेजिनरी रूट्स में होता है, इमेजिनरी रूट्स क्यों जोड़ी में आता है? क्योंकि आपका एक यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, और नेगेटिव वैल्यू को फिर हम आई के टर्म्स में लिखते हैं, तो आई आपका प्लस के साथ भी आता है और माइनस के साथ भी आता है, इसलिए इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। तो इरेशनल रूट्स भी तो पेयर नहीं होना चाहिए। अगर इरेशनल रूट सही होगा तो रूट के अंदर ऐसी वैल्यू मिलती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, और जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो डेफिनेटली x प्लस होगा और x माइनस होगा। एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार माइनस के साथ आएगा, तो दिखने में तो ऐसे ही लगता है कि हाँ भाई इरेशनल रूट तो हमेशा पेयर नहीं होगा। बट हाँ, ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि सिंपल वाला एग्जाम्पल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे, कौन कौन से? इसका एक रूट का x कॉमन दूंगा तो x इंटू एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस, तो एक इरेशनल है एक रेशनल, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके इरेशनल रूट्स पेयर में ही होंगे, हो सकता है कि उसमें एक रेशनल और एक इरेशनल। तो फिर अब उल्टा स्टेटमेंट पूछा गया, ऐसा कब हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में? ऐसा कब पॉसिबल है, या ऐसी कंडीशन बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में? तो क्या कंडीशन है? वो सब कुछ तो परफेक्ट से कुछ इससे नहीं लेता होगा। वो तो चलो नहीं कि बी स्क्वायर माइनस 4 की परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तभी इरेशनल रूट चाहिए, बट जोड़ी में नहीं आना चाहिए। तो वो जोड़ी में ही आना चाहिए। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 है और एक रूट 2 है, और काफी सारे बच्चे बोलते हैं इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए कि सर तभी होता होगा जब c 0 ना हो, मतलब लगता है कि c 0 था इसलिए उसका एक रूट रेशनल और एक रूट इरेशनल मिला, तो c को मैंने 0 ले रखा है ना, इसलिए हमें एक रूट रेशनल मिला एक रूट इरेशनल मिला, तो उसको कंडीशन दिमाग में रखते चलते, पर वो कोई कंडीशन नहीं है। मैं आपको दूसरा इक्वेशन बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है
जिसका एक रूट 2 है और एक रूट 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर एक रूट 2 और एक रूट 2 है तो इक्वेशन को कैसे लिखोगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में c 0 नहीं है, बट स्टिल इस इक्वेशन का एक रूट रेशनल और एक रूट इरेशनल। तो वापस सोच के बताओ जो मेरा क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 ही होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? तो कोई एग्जाम्पल ही तो यही समझ में आता है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उनके सारे कोएफिशिएंट रेशनल। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके सारे कोएफिशिएंट रेशनल। आप देखो इसमें इसलिए एक रूट रेशनल और एक रूट इरेशनल मिल रहा है क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट है उसमें कहीं ना कहीं आपका एक कोएफिशिएंट इरेशनल। अब जैसे इसके देखो आपके इरेशनल रूट पेयर में भी है, 2 पेयर में भी। ये पेयर में इसलिए मिला बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स रेज़ टू 0 मतलब कांस्टेंट, ये सारे के सारे कैसे नंबर है? रेशनल नंबर। सारे के सारे कैसे नंबर है? रेशनल नंबर। तो अगर आपके कोएफिशिएंट अगर रेशनल होंगे, इफ ऑल कोएफिशिएंट are rational number, then only irrational numbers are in pair। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंसेप्ट को सिर्फ आना चाहिए। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमेजिनरी रूट्स पेयर में ना हो। इसका मतलब क्या हो कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका एक रूट रियल हो और एक रूट इमेजिनरी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, राइट। और ऐसा पॉसिबल है कि रियल रूट हो उसमें एक रेशनल और एक इरेशनल। जैसे एग्जांपल ये भी है, ये भी है। पर अगर मुझे फिर भी दोनों रूट्स अगर इरेशनल चाहिए और पेयर में चाहिए तो फिर वो तभी पॉसिबल है जब इसका एक भी कोएफिशिएंट इरेशनल ना हो या इसके सारे कोएफिशिएंट जो भी अगर वो रेशनल होंगे तो चांसेस है कि उसके इरेशनल रूट्स पेयर में। जब वापस बच्चे ये हमेशा रखे जाते हैं कि सर आपने बोला था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट अगर रेशनल होंगे तो उसके रूट्स हमेशा इरेशनल होते हैं, पेयर में होते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि उसके रूट्स हमेशा इरेशनल होते हैं। मैंने बोला कि अगर उसके रूट्स अगर इरेशनल होगा तो फिर वो पेयर में होगा, अगर होगा तो बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इसका एक भी कोएफिशिएंट सारे के सारे कोएफिशिएंट रेशनल है और इसके रूट इरेशनल थोड़ी आते, इसके रूट तो 2 आते। ऐसा नहीं कि जिसके कोएफिशिएंट रेशनल होता है उसके रूट इरेशनल मिलेगा, अगर इरेशनल मिला तो फिर वो हमेशा पेयर में ही मिले, ठीक है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखते थे तो आपको पता था, तो उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। फैक्टराइज नहीं हुआ तो जो रूट्स निकालने की फॉर्मूला कहाँ से बने वो पता होनी चाहिए। फॉर्मूला नहीं हो बस एक्स को हमने सब्जेक्ट बनाया, जैसे एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे जो सामने कंडीशन मिली वहां से मुझे नेचर ऑफ रूट्स मिला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 तो क्या होगा, लेस देन 0। इसके रूट्स को लेके कंडीशन इमेजिनरी रूट्स होंगे तो ऑलवेज पेयर में। और ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं कि जिसका एक रूट रेशनल और एक रूट इरेशनल हो। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जिसके दोनों रूट इरेशनल हो। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जिसके दोनों रूट रेशनल हो। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट अगर इरेशनल है, दोनों रूट इरेशनल है और अगर पेयर में है तो ये तभी पॉसिबल है जब उसके सारे कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला, कौन सा वाला पैराबोला, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, कौन सा वाला ग्राफ,
राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। एक्स का क्वाड्रेटिक है तो अब कौन सा देता है, अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, राइट। अपवर्ड कब और डाउनवर्ड कब, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड और नेगेटिव होगा तो कैसे बोला, ये भी हमने रटा हुआ चीज है। तो बताया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होता है, एक्स स्क्वायर का कोई चीज पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड, नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड। बट कैसे, अब तो चलो टेस्ट में आपको नहीं पता हो तो मुझे समझ में आता, अब तो आप लोग पैराबोला पढ़ चुके, अब तो पैराबोला पढ़ चुके। कौन सा पैराबोला है, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड और रोटेशनल। कौन सा है, शिफ्टेड। कौन सा पैराबोला होगा, शिफ्टेड। तो शिफ्टेड पैराबोला का फॉर्मेट कैसा होता है, शिफ्टेड पैराबोला का फॉर्मेट x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस ये, उसके बाद क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस पूरे इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे डिवाइड कर लिया, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, ठीक है। फिर इसको किसके साथ इक्वेट करते थे, 2h जो वहां पर किया भी था। इसको अगर 2h के साथ इक्वेट करो तो h की वैल्यू कितनी, b बाई 2h, तो क्या ऐड करोगे, b स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर, क्या ऐड करेंगे, b स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर। तो दोनों तरफ करोगे ना, इस तरफ भी तो करोगे b स्क्वायर बाई 4h, और ये c बाई a को फिक्स कर ले, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर बना, h प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर बना x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बना। और हमारा पैराबोला का इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। तो x स्क्वायर के साथ भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होता है और y के साथ भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होता है, पर यहाँ तो y के साथ कोएफिशिएंट है 1/a। तो क्या करोगे आप, 1/a को कॉमन ले लोगे, क्या रहेगा अंदर, y प्लस बी स्क्वायर बाई 4a माइनस b। इसको थोड़ा एलसीएम लोगे कैसे लिख सकते हो, 1/a इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से हुआ, अच्छा ये जब इक्वेशन आया तो ये इक्वेशन अपवर्ड होता है डाउनवर्ड हो तो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उस पे। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा इक्वेशन होगा, मतलब कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड, और a नेगेटिव होगा तो इसीलिए हम बोलते हैं कि a यही है ना ये, इसीलिए हम बोलते हैं कि a जब पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा और a जब नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। वो पैराबोला के इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ होगा, तो ये इक्वेशन ये ग्राफ किसका देता है, पैराबोला का ग्राफ देता है। तो वहां से पता चलता है कि a इज पॉजिटिव देन अपवर्ड एंड a इज नेगेटिव देन डाउनवर्ड। अब मान लेते हैं कि a पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड। उस अपवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स कौन कहाँ शिफ्ट हुआ है, कहाँ शिफ्ट हुआ, ये कहाँ शिफ्ट हुआ, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, और उस b स्क्वायर माइनस 4a को हम क्या बोलते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वर्टेक्स कौन हुआ, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। और अगर ये डाउनवर्ड होता तो ये अपवर्ड कब होगा, a जब ग्रेटर देन 0 होगा, डाउनवर्ड कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। तो उसके भी वर्टेक्स ही रहेगा ना, दोनों के वर्टेक्स बदल देगा। अभी भी वर्टेक्स कौन है, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4 है। इससे क्या पता चला हमें, इससे बहुत अच्छी एक चीज पता चली कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स अपवर्ड हो
या डाउनवर्ड हो, दोनों केस में ठीक से क्या रहेगा, माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड होगा तो भी माइनस डी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर है। तो ये पता होने से फायदा क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज पता चल गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला जो बना वो कहाँ खत्म होगा, तो कहाँ खत्म होगा, होगा ही नहीं ना, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। पर चार्ट कहाँ से होगा, माइनस डी बाई फोर है, इसकी रेंज माइनस डी बाई फोर ए से लेके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस डी बाई फोर होगा, क्योंकि ये फिर इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अपवर्ड पैराबोला होगा तो माइनस डी बाई फोर आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो माइनस डी बाई फोर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए 2x स्क्वायर y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और मुझे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज बताओ। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आंसर्स। तो सेट ऑफ आंसर्स क्या होगा, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड, क्योंकि a की वैल्यू जैसी है पॉजिटिव, तो a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर ये अपवर्ड पैराबोला बना तो ये अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कौन होगा, माइनस डी बाई फोर है, माइनस डी बाई फोर है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसकी इमेजनरी रूट हो गया ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, डिवाइड बाई फोर है, तो फोर इंटू टू फोर एट, और कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। 5 टू जा 10 4 जा 40, तो माइनस 49 बाई 8 से लेके इनफाइनाइट। इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो करना है कर लो, x की जगह पर जो पुट करना है कर लो, इसका आंसर कभी भी माइनस 49 बाई 8 से छोटा नहीं होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस 49 बाई 8। इसको मैं अभी तो आप लोगों को और भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं बीच में आ गए, तो आपको इसको और भी तरीके से, जैसे अभी तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के पैराबोला बना के हमने वर्टेक्स बता दिया, जिसमें मिनिमम वैल्यू मिल गई और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, राइट। अब तो आपको ये भी तो पता है कि किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है, यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड बाई dx, उसका डिवाइड बाई dx, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x px का b और c का 0, और फिर उस डिफरेंशियल को किसके साथ इक्वेट करते हैं, 0 के साथ। तो x की वैल्यू क्या मिला, माइनस b बाई, ये तो पॉइंट हो गया। अब अगर वैल्यू फाइंड करना तो माइनस बी बाई टू को उठा के कहाँ डालूंगा, इसमें डाल दूंगा। इसमें अगर डालूंगा माइनस बी बाई टू तो मेरी वैल्यू क्या मिलेगी, a इंटू माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू प्लस सी। अब इसको सोल्व करोगे तो ए और ए कट, बी स्क्वायर बाई फोर ए, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी, एलसीएम फोर है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, या फोर एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई फोर है, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4 है, माइनस कॉमन ले लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 है, तो वहां पर भी वही आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4, जिसको हम फिर डी नाम देते तो माइनस डी बाई 4।
तो अब हमारे पास डिफरेंशिएशन भी है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलता होगा। बट एक्चुअली ये आया कहाँ से? डिफरेंस तो बहुत बाद में बना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पहले बन चुका है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स वगैरह या वर्टेक्स वगैरह कहाँ से आया? तो इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के आया। क्लियर है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत सारी जगह पर आपको यूज में आने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला बनता है ग्राफ, उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो मीन में याद होना चाहिए कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -d/2a, -d/4 है। -d/2a, -d/4 है, -d/2a, -d/4 है। अपवर्ड पैराबोला होगा तो वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो वही पॉइंट आपका मैक्सिमम। क्लियर है इतना? फिर वो वाला कंसेप्ट जो हमने हाइपरबोला में हमने पढ़ा दिया था, मैंने बोला था कि भाई वापस क्वाड्रेटिक में आएगा तो वापस पूरा पढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2, क्योंकि उसका डिग्री कितना है? 2। और ये हमने पढ़ा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स मीन किसी भी इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स है, उसकी कंडीशन। ये हाइपरबोला में यूज हुआ था। कहाँ यूज हुआ था हाइपरबोला में? हाइपरबोला में एक कंसेप्ट कहाँ यूज किया था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स वाला। क्या फाइंड करने के लिए? एस्टीम प्लॉट। क्या फाइंड करने के लिए फाइंड किया था? एस्टीम प्लॉट। मतलब इसको नहीं किया था, इसी के आगे कंसेप्ट है उसको किया कि जिसके 2 रूट्स और दोनों रूट्स इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, मुझे बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स का होता है। अच्छा, मोर देन 2 रूट्स का मतलब वही हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 2 से ज्यादा रूट्स है, पावर 2 ही है। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 रूट है या 50 रूट है या 100 रूट्स है, तो इन सब की कंडीशन एक ही है। मोर देन 2 रूट्स मतलब डायरेक्टली वो कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट रूट। फिर बीच में और नहीं, और कोई रूट्स नहीं है। मोर देन 2 तो डायरेक्टली इनफाइनाइट। ऐसा कब हो सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? इसको जो रखने रखो, आंसर हमेशा 0 जाता है। रूट्स का मतलब वो वैल्यू ना जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि आपको जो रखना है रखो इस एक्स की जगह पर, वाई हमेशा आपको 0 ही देगा। इसकी कंडीशन, एक्स को कुछ भी रखने पर अगर मेरा आंसर हमेशा 0 ही आ रहा है, इसकी कंडीशन क्या होगी? इनडायरेक्टली तो ये एक्स पे डिपेंडेंट थी कि एक्स को 1 रख लो तो भी 0 दे रहा है, 5 रख लो तो भी 0 दे रहा है, -10 रख लो तो भी 0 दे रहा है, -√2 रख लो तो भी 0 दे रहा है, कुछ भी रख लो 0 ही दे रहा है। लेकिन वो एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो फिर ऐसा कब पॉसिबल है? जब ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए। अगर ए 0 होगा, बी 0 होगा, सी 0 होगा, तो फिर एक्स को कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या बनना है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स सिर्फ तभी पॉसिबल है, या फिर मोर देन 2 रूट्स सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीनों कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ता होगा? 0। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आइडेंटिटी। आपको इक्वेशन देने पर आपको बोला होगा कि चेक करो कि आइडेंटिटी है या नहीं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कुछ इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स है क्या। अगर 2 से ज्यादा रूट्स है तो आइडेंटिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि p² - 1 into x² plus p² - 3x plus 2 into x plus p minus 1 is equal to 0। और बोल दिया जाएगा कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन is more than 2 roots, then find the possible values of p।
this quadratic equation is more than 2 roots, then find the possible values of p. तो क्या करेंगे? तो जैसे आपने पढ़ा कि इक्वेशन में कि मोर देन 2 रूट्स दिया है, तो मोर देन 2 रूट्स दिया है तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है। उसकी कंडीशन क्या है? a इक्वल टू 0। a मतलब कौन है? a कौन है? p स्क्वायर माइनस 1। तो p स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा? 0। तो p क्या होगा? प्लस और माइनस 1। पर सिर्फ a 0 होने से काम थोड़ी होता है, b को भी तो क्या होना पड़ेगा? 0। तो b को 0 होना पड़ेगा तो p स्क्वायर माइनस 3p होगा। सॉरी, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल 0। तो इसके दो रूट, p माइनस 2 है, p माइनस 1। तो p की दो वैल्यू है, 2 और 1। फिर सिर्फ a 0 होगा, b 0 होगा तो भी काम नहीं होगा, c को भी 0 आना पड़ेगा। तो c कौन है? p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 1। तो p की पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? जिसके लिए p इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स या मोर देन 2 रूट्स। तो क्या बोलोगे? p इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, ऐसा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 ही बोलेंगे और वो ऑप्शन में देंगे p इक्वल टू प्लस माइनस 1 इनटू, जो आप लोग लिख किया होगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 का सपोज मैंने माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 इसको तो 0 बनाएगा पर इसको थोड़ी ना 0 बनाएगा, मैं इसको 0 बनाएगा। तो आपको दो वैल्यू लेने पड़ेगा ना जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि सिर्फ a 0 होने से काम थोड़ी होने वाला है। a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए एंड c भी 0 होना चाहिए। ऐसे तो कब पॉसिबल है? तो तीनों में कॉमन वैल्यू कौन है? p इक्वल टू 1। तो सिर्फ p इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन कैसे इक्वेशन बनेगा? आइडेंटिटी बनेगा या फिर इसके मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, आइडेंटिटी की कंडीशन a 0 b 0 c 0। अब किसी इक्वेशन के दो ही रूट्स है बट बोथ रूट्स आर अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट या बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट। मेरे पास रूट्स दो ही है और दोनों को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, दोनों इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच कर। तो इसकी कंडीशन यहां से एसिम्प्टोट है, क्योंकि एसिम्प्टोट क्या होते हैं? ऐसी लाइन जो कर्व को कहां जाके टच करता है? इनफाइनाइट। और ऐसी लाइन की जिसके ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके रूट्स इनफाइनाइट होते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? दो रूट्स है, दोनों रूट्स किसको अप्रोच कर रहे हैं? इनफाइनाइट को। तो मेरा x1 भी इनफाइनाइट है और मेरा x2 भी इनफाइनाइट है। और रूट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करेंगे तो मेरा आंसर 0 बनना चाहिए। और आप इनफाइनाइट को पुट करोगे कैसे? आप जानने भी तो चाहिए इनफाइनाइट होता है, तो पुट करोगे ना। तो इनफाइनाइट जब भी आएगा चैप्टर कोई भी हो, हम क्या करते हैं? डिवाइड में लेके जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे? x स्क्वायर से। क्या बनेगा? a प्लस b बाई x प्लस c बाई x स्क्वायर। अब अगर x इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, x इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, अगर x अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो b बाई इनफाइनाइट कितना? 0। c बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर भी कितना? 0। तो अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो a किसके बराबर है? 0। अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो a किसके इक्वल होगा? एक तो पहली कंडीशन मिली कि a को 0 होना पड़ेगा। अब अगर a 0 हो गया तो फिर इक्वेशन में बचा क्या? bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या बचा? bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी भी तो आप x को इनफाइनाइट नहीं रख पाओगे, पता ही नहीं, तो वापस क्या करोगे? हाईएस्ट पावर से डिवाइड। हाईएस्ट पावर कितना है? x। तो किससे डिवाइड? x से डिवाइड। तो क्या होगा? b प्लस c बाई x इक्वल टू 0। x किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को। अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो c बाई इनफाइनाइट 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो b किसके इक्वल हो जाएगा? a 0 हुआ, b भी 0। अगर a 0 हुआ, b 0 हुआ तो c को किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के बराबर। और c भी 0 है तो फिर ये कंडीशन। तो फिर इसकी कंडीशन क्या होगी? a 0 होगा, a 0 होगा, b 0 होगा, बट c नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि अगर सी भी जीरो गया तो फिर इसकी कंडीशन होगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात हो रही है। अब बोले तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ए जीरो हो, बी जीरो हो और सी जीरो ना हो? तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता किसी के रूट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रूट क्या होता है? तो होता ही नहीं है। तो ये नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली। अब एक्सप्रेस थोड़ी कर सकते इनफाइनाइट, कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको मैथमेटिकली कैसे बताओगे हाँ ऐसा नहीं हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता उसकी क्या कंडीशन है? ए जीरो बी जीरो बट सी नॉट इक्वल टू, बट सी नॉट इक्वल टू। बस इसी को लेके हमने एसिम्प्टोट्स बनाया। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या मिले थे हमें? एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या थे? ऐसा बोला कि जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू प्लस बी बाई ए एक्स एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और वो बना कहाँ से था? इसी को लेके हमने बनाया था। हमने क्या किया था उस टाइम पर कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें एसिम्प्टोट बनाना था किसका? एक्स स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। हमने y की जगह पर एम एक्स प्लस सी रख दिया था, करेक्ट? और इसको जब हमने सोल्व किया था तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने a को 0 लिया था, b को 0 लिया था और c को नॉट इक्वल टू 0 लिया था। तो वहां से हमें मिला था कि y इक्वल टू प्लस b बाई ए एक्स होगा और y इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स है पर दोनों रूट्स इसको अप्रोच कर रहे हैं इनफाइनाइट को, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? a 0 b 0 बट c नॉट इक्वल टू। इसके बाद क्या कंडीशन है? रूट वही है बट वन रूट इज फाइनाइट, वन रूट इज फाइनाइट एंड अनदर वन इज इनफाइनाइट। क्या होगा इसका कंडीशन? आपको पता चलना चाहिए। जबकि ये सब कुछ मैं हाइपरबोला के टाइम पर पढ़ा चुका हूँ। ये जो चार पार्ट मैं अभी बता रहा हूँ, 1 2 3 और एक क्वेश्चन बताऊंगा, चारों पार्ट मैंने तब भी सिखाया, जो ध्यान दिया। One root is finite and another one is infinite. इसका मतलब क्या है कि एक रूट इनफाइनाइट है, दूसरा रूट ऐसा है कि जिसको मैं जानता हूँ के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। फाइनाइट रूट जिसको आप जानते हो, ऐसा कब होता है? a इक्वल टू 0 बट b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x को आप इनफाइनाइट रख नहीं पाओगे। ये कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स अगर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो फिर पहले तो मुझे a को 0 मिलेगा। अब a अगर 0 मिला तो फिर बचेगा क्या? फिर bx प्लस c इक्वल टू 0। एक रूट तो फाइनाइट है ना, और वो रूट कौन? x इक्वल टू माइनस c बाई c। ये फाइनाइट रूट है, बस इसमें b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता? 0, क्योंकि b अगर 0 होगा तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो फिर इसकी कंडीशन क्या हो गई? a 0 बट d नॉट इक्वल टू 0। और c के लिए c क्या होगा? कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। c अगर 0 भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा एंड c बिलोंग्स टू R। पहली कंडीशन क्या थी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स की कि कुछ भी रखोगे आंसर 0 आएगा, या फिर मोर देन 2 रूट्स। उसकी कंडीशन a 0 b 0 c। रूट्स दो ही है और दोनों रूट्स इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, तो a 0 b 0 बट c नॉट इक्वल टू 0। फिर तीसरी कंडीशन, दो रूट है, एक रूट फाइनाइट, एक रूट इनफाइनाइट। एक रूट इनफाइनाइट होने की वजह से a को 0 होना पड़ेगा, बट एक रूट फाइनाइट होने की वजह से लीनियर इक्वेशन होना पड़ेगा, तभी तो रूट मिलेगा। तो x इक्वल टू माइनस c बाई b आया, b 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो a 0 b नॉट इक्वल टू 0 और c फिर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक कंडीशन बन गई, कौन सी? रूट्स दो ही है और दोनों फाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट हो गया, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट हो गया, तो एक कंडीशन क्या बची? बोथ रूट्स आर फाइनाइट। तो बोथ रूट्स आर फाइनाइट की कंडीशन क्या होगा? इफ बोथ रूट्स आर फाइनाइट, दोनों रूट को मैं जानता हूं, x1 इक्वल टू अल्फा एंड x2 इक्वल टू बीटा।
अल्फा एंड बीटा बोथ आर बिलोंग्स टू आर, मैं दोनों को जानता हूँ, ऐसा तो हो सकता है। दो रूट कब मिलेंगे जिसको आप जानते भी हैं, तो सीधी बात है क्वाड्रेटिक होगा तभी तो दो रूट मिलेंगे। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, और बी और सी के लिए क्या बोलूंगा, एनी रियल वैल्यू बी और सी फिर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आप बोलो तो सर बी और सी जीरो हो गया, ठीक है ना, बी और सी जीरो होने, तो बी और सी जीरो हो गया तो फिर क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसके दोनों कौन से हो गए, जीरो एंड जीरो, तो दोनों को मैं जानता हूँ ना, ठीक है। अगर दोनों रूट्स अगर इनफाइनाइट, अगर दोनों रूट्स फाइनाइट होंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए ए नॉट इक्वल, ठीक है। तो चार पॉसिबिलिटी रूट्स को लेके, तीन ये, दोनों रूट फाइनाइट, दोनों रूट इनफाइनाइट, वन रूट फाइनाइट, वन रूट इनफाइनाइट, और किसी के अगर मोर देन टू रूट होगा तो उसकी करनी। इसके बेस पर अगर क्वेश्चन आए तो फिर हम उसको ढूंढना है, ये सब देख लो फिर। लोगों की संडे को एग्जाम हुई थी आप सिलेबस, उसका रिजल्ट कल शुरू होता है, सिर्फ भक्ति को छोड़ दो तो भक्ति का भी रिजल्ट होता नहीं है। अब जब स्टेज पे नहीं मिलने लगे बात बंद कर दो और फिर के बात करने है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा एंटरटेनमेंट देता है और एंटरटेनमेंट तो पूरा दिन ले जाता है, तो जाना ही नहीं है, तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक दिन जाता है जो मार्क्स में दिखता है ना, इम्पोर्टेंस के सबसे 200 के ऊपर होना चाहिए। एक एक मार्क्स में 500 रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वो नहीं खेलना चाहिए, बट वो अब वो टाइम नहीं है। अब 8-10 महीने बाकी बचे अपने पास, मार्च फरवरी खत्म होने को है, मार्च से लेकर पकड़ लो दिसंबर,
कितने महीने आपके? तो 10 महीने तक छोड़ ही सकते हैं। कभी बहुत मन कर गया तो ठीक है, अगर जहाँ तक आप अवॉइड कर सकते हो उसको करो, क्योंकि वो कहते होते कि मैं सुबह से गया तो मुझे पता है कि मैं टूर्नामेंट, क्योंकि मेरा बेटा भी जाता है तो मैं काफी बार ड्रॉप करने जाता हूँ, मुझे पता है सुबह 9 बजे चालू होता है, फिर वो शाम को 3-4 बजे तक खत्म होता है, फिर वो पूरा दिन ही चला जाता है। तो वो ठीक है, मतलब अच्छी चीजें देखते हैं, बट अभी वो टाइम नहीं है और वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जान तुम इतने समय अब ये मत बोलना कि स्कूल के एग्जाम है ना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम को तो मैं तो कुछ कंसिडर करता नहीं हूँ और आपको भी नहीं करना चाहिए। कितने 151 ही है, मेरे से सिर्फ 46 है, बहुत ही खराब है। अगर 200 के ऊपर अगर अभी भी नहीं जा पा रहे तो फिर तो कंसिस्टेंटली उसका 200 ऊपर जाना चाहिए, तब आपकी एक्चुअल एग्जाम बनाना है। स्वयं आप लोग अब कॉम्प्लेक्स करना चालू किए हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपको कब करना चाहिए, ये एग्जाम से पहले करना चाहिए। जब वो एग्जाम हो गई फिर तुम लोग अभी कॉम्प्लेक्स ठीक है करना ही है अपने को, बट तुम टाइम के बाद वो चीज करोगे तो उसको कोई फायदा नहीं है ना, तो दिन निकल गया तो क्या मतलब। इसलिए अब ऐसा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़े से साइड कर दो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम आ रही है जो 8 को होगी उसमें जो चैप्टर था उस पर फोकस करो, फिर वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना, क्रिएटिविटी छुट्टी मिलेगी 12 के पहले है ना, तो उसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्स वापस लेके उसको खत्म कर लेना, छोड़ना नहीं है, बट अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जो भी अच्छे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं कि मैं ऐसा हो गया कि मैं ओवरवेल्म हो गया कि बहुत ही ऐसे खतरनाक मार्क्स आ गए। 212 भी मेरे हिसाब से कम ही है आपके लिए, तो उसको भी ठीक करना है। देवांश एग्जाम एकदम सब खत्म हो चुकी है, 77 मार्क्स लेके आए हो आप, तो इस बात से हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो सब करेंगे। उसमें क्या होता है 48 तक के। अभी ये 70 है, जो ज्यादा पतंग पतंग उड़ा लिया ना इस साल, इसकी दिख रही है ना, ये सब बंद कर दो। इस साल कुछ नहीं है, 10 महीने कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुम दोनों का टेस्ट ही नहीं दिया, महान महान हो अपने। मैं उस दिन फॉर्म लेना था तभी बोला था आप फॉर्म नहीं लेके जाओगे तो मुझे चलेगा, अगर पढ़ना है तो ही लेके जाओ, और आपने बोला था नहीं फिर हम पढ़ेंगे, ये सैटरडे पता चलेगा, टेस्ट देना है ना आपने, तुम बोल दिया। लक्ष्य थे अभी एग्जाम एकदम सब खत्म हो चुका है, जैसे आपको पता भी चालू होगा, और अभी तो 2 एग्जाम के बाद तो फिर गैप था ना बहुत बड़ा था, फिर अब क्लास के बाद एक बार मुझे मिलना। प्रमीत रवि ध्रुव आप लोगों का एग्जाम खत्म है, तो जो चैप्टर के 8 तारीख को एग्जाम होगी उसमें कुछ रिजल्ट दिखे है ना, ऐसा कुछ करिएगा। तो सबकी कह सकता है कि हम लोग का भी कि जो मैथ्स में यदि रॉन्ग नहीं हो रहा है, अभी जो एक्यूरेसी वो सही है, और वो रखना ही है अपने को, एक्यूरेसी पूरी से भी गलत तो नहीं होना चाहिए, जो अटेंड करो सही है।
कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला रूट क्या होता है? डिनोमिनेटर आई उसमें होता है आई से डिवाइड आई से फिर आपके फंक्शन को हो जाता है। गलत हुआ उसको ठीक करो पेपर हुआ पेपर याद है ना हो गया पेपर आपको बता अच्छा एक चीज बताओ अगर आपको बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स 2 and 3 है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स 2 and 3 तो क्या मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x - 2 × x - 3 = 0 लिख सकता हूँ? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अगर 2 and 3 है तो क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x - 3 × x - 3 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिखने लगते के बाद सब लिख सकते हैं 0 के साथ इक्वेट होगा तो 2 and 3 आएगा
तुम सही लगता है। बट ऐसा भी तो सोचो कि आपको अगर ऐसा दे रखा हो कभी 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन किया। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रहेगा, x² माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स कौन है 2n 3, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूट्स कौन सा है 2n 3। और अगर मैं इसको 2n से अगर इसके रूट्स अगर मैं इसको x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर ये थोड़ी ना है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर तो ये आएगा, ये 2 तो आएगा ही नहीं आपके आंसर, है ना। तो इसीलिए आपको कोई पूछे कि किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो क्या उसको आप x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हो, तो नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे उसको a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। हो सकता है कि मैंने कुछ कॉमन लिया भी हो, और ये बहुत कॉमन जैसे कि मैक्सिमम बच्चे उसको x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, बीच में कहीं आता है क्वेश्चन के बीच में और फिर वो पूरा सोल्व करता है, गलत हो रहा है। इसीलिए अगर किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखेंगे, नहीं कि डायरेक्टली एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैंने आपको रीजन बताया, हो सकता है कि मुझे कुछ कॉमन भी लिया, वो कॉमन हो सकता है 1 भी है, तो 1 होगा तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा काम करेगा, और अगर 2 3 4 तो और कुछ कॉमन लिया होगा तो नहीं काम करेगा। इसीलिए आप क्या लिखोगे उसको हमेशा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। फिर अगर मुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को फॉर्म करना, मुझे रूट्स पता है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट पहले पता ही वैसे तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर दो रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई n, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई n। कोई पूछे कैसे आया तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर सबसे बेसिक ये एक अल्फा प्लस के साथ एक बीटा माइनस के साथ दोनों को ऐड करोगे तो ये बचेगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे रूट्स पता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, रूट्स पता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर मैं उसको a से डिवाइड कर लूं जैसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ये जो प्लस b बाई ax है उसको मैं माइनस ऑफ माइनस b बाई ax लिख सकता हूँ, ये माइनस b बाई a मतलब कौन, अल्फा प्लस बीटा, c बाई a मतलब कौन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह की अगर मेरे पास रूट्स हो और अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात, अगर कोई पॉलिनोमियल का भी होगा तो भी ऐसे ही काम करता है, जैसे अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे 3, तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर ax रेज़ टू 4 पावर में लेते हैं bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स 4, चारों रूट का एडिशन, तो बोल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या होता है माइनस b बाई a, फिर दो की जोड़ी, कितनी जोड़ी बनेगी दो की, मतलब दो का पेड़ लूंगा तो टोटल कितने पेड़ होंगे 2 3 4 5 कितने 6, कैसे 6 4 6, मैं 4 में से दो की जोड़ी बनाने तो कितनी जोड़ी बनेगी 4 C2 कितना होता है 6, वो 6 का एडिशन करूंगा
पी बाई एफ फिर तीन का पेयर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, तीन की जोड़ी 4 3 मतलब 4 ही बनेगी। वो चारों का एडिशन अल्टरनेट में चलता है, और फिर 4 का पेयर, तो 4 का एक ही पेयर बनेगा, तो उसका ई बाई इस तरह से हर पॉलिनोमियल में ऐसे ही काम करता है, फिर वो फोर्थ पावर हो या फिफ्थ पावर हो या कोई भी पावर। ठीक है, और वापस ये सारी बातें आप पहले भी सीखी कुछ लोगों के टेस्ट वर्क में, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। तो कोई भी पैराबोला के दो पॉसिबिलिटी, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला 3 तरीके से बना सकता हूँ। पहला, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। दूसरा, वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है। तीसरा, वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। और ऐसा ही डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी बनेगा, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो आपके पास या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, राइट साइडेड पैराबोला कब बन सकता है, या लेफ्ट साइडेड पैराबोला कब बन सकता है? तो वो आएगा क्वाड्रेटिक। अभी वो किसका क्वाड्रेटिक है, एक्स का, इसलिए वो अपवर्ड या डाउनवर्ड दे रहा है। डाउनवर्ड में भी ऐसा हो सकता है कि वो टच करके निकल आए, डाउनवर्ड में भी ऐसा हो सकता है कि वो टच ही नहीं कर रहा है। तब मुझे 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, यही 6 हो सकता है। मुझे सबकी कंडीशन इसकी कंडीशन ऐसा कब हो सकता है, ए ग्रेटर देन 0, चलो वो तो है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो ए तो ग्रेटर देन 0 है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए तो लेस देन 0 है, तो उस पर अपने को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, वो तो है ही। चलो ठीक है, और इसका डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके कितने रूट्स है, रूट्स आप किसको बोलते हैं, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उसको रूट क्यों बोलते हैं, मतलब वहां पर y 0 आता है। जब इस पे करता है मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो इसलिए इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिले, एक यहाँ एक यहाँ। आपने एकदम सही बताया कि अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है तो तभी हो सकता है जब डिस्टिंक्ट है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक ही रूट है, तो रूट एक नहीं है, रूट तो 2 ही है, पर दोनों रूट सेम है, तो d इक्वल टू d लेस देन 0 किसका, इनकी रियल रूट्स नहीं, पर रूट्स तो उसके आज भी 2 होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 रूट तो देगा ही देगा, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए उसको नहीं फर्क पड़ता, वो आपको 2 रूट देगा। पर वो दोनों रूट कैसे होंगे इस केस में, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं, तो y कभी 0 बन ही नहीं है। इसका कंडीशन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स d ग्रेटर देन 0, ये एक ही रूट है तो d इक्वल टू 0, जिसका d लेस देन 0। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अभी याद करने को बोला, -b/2a -d/4a -d/2a -d/4a, याद हो जाना चाहिए। इसका वर्टेक्स हर जगह पर कितना होने वाला है, -b/2a -d/4a, डाउनवर्ड होगा तो भी वही -b/2a -d/4। ठीक, ये 6 ग्राफ तो समझ आया होंगे। अब यहाँ पर आओ, इस पर ये पूरा का पूरा ग्राफ, ये पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब कौन कौन सा पार्ट है, फर्स्ट या तो, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही y की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, राइट, बट y जो ax प्लस bx प्लस c है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, y हमेशा पॉजिटिव। का मतलब समझ आ रहा है कि x की जगह पर मैं जो चाहे वो रखूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, बट y हमेशा कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव। इससे आपको कितनी अच्छी कंडीशन मिली कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर कब देगा, और ऑल एक्सपेरिमेंट्स को आता क्या बोलो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर तब देगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा।
जब उसका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव, ये दोनों फुलफिल होंगे तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये वाले ग्राफ की सब कहाँ पर है ग्राफ, नीचे मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ में y की वैल्यू नेगेटिव। तो ऐसा बोल सकते हैं y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल कुछ भी रखोगे, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव दे रहा है तो ऐसा ग्राफ भी दे सकते। और ऐसा ग्राफ की कंडीशन क्या है, d लेस देन 0 एंड a भी लेस देन 0। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस कंसेप्ट पे, आपको ऐसा दे देंगे आपको बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस 4 is greater than 0 for all x belongs to R, then find the possible value of it। बोल देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर ही दे रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की जगह पर मैं कुछ भी रखूं, अगर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है तो फाइंड रेंज ऑफ m। तो m की कौन सी वैल्यूज के लिए ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही आपने देखा एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल ऑलवेज पॉजिटिव आंसर फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ x, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली ये आना, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है। और इसकी कंडीशन क्या है, a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। a क्या है इसका 2, तो चलो 2 तो पॉजिटिव है। d को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। d को नेगेटिव होना पड़ेगा, d मतलब स्क्वायर माइनस 4x। d कौन है, m b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c 4 लेस देन 0 होना पड़ता है। तो m स्क्वायर माइनस 32 लेस देन 0, m स्क्वायर इज लेस देन 32। तो m स्क्वायर अगर लेस देन 32 होगा तो m की रेंज माइनस √32 से लेके प्लस √32 मतलब 4√2। जैसे कि m की रेंज किसके बीच में होगी, माइनस 4√2 से लेके मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए।